मुख्य विद्यार्थियों के नाम और अपना लिख दीजिएगा, जैसे नलिन अकाडमी लिख दीजिए। इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये 7 क्लास का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है। आप इसे जरूर ले लेंगे। अगर न्यू एडिशन लीजिएगा तो ज्यादा फायदेमंद करेगा। ये बीपीएससी हो या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हम बुक का जो है पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ा रहे हैं, एक कहानी के रूप में हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसे प्लेलिस्ट बना दूंगा। और इसी का नहीं, ऑल सब्जेक्ट, एनसीईआरटी का जितना भी सब्जेक्ट है उसका मैं कर दूंगा। और यहां तक इसका वन लाइनर भी, एमसीक्यू भी, जो कि 5 ऑप्शन वाले आते हैं, वो भी मैं सोल्यूशन करूंगा। तो अगर आपको पसंद आता है नलेन अकाडमी का ये कंटेंट, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिसमें हम पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, विषय जो है भारत एवं विश्व, भूभाग और एवं उनके निवासी पढ़ेंगे। इसमें 3 टॉपिक है, जिसमें से हम एक टॉपिक आगे भी पढ़ेंगे, भारत की भौगोलिक विविधता। अगर आपको ये पसंद आता है तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम प्लेलिस्ट बना के छोड़ देंगे, आप देख लीजिएगा भविष्य में। क्योंकि मैं इतना वादा कर सकता हूँ, 100% वादा कर सकता हूँ कि अगर मैं ये एनसीईआरटी पढ़ा दूं, तो अगर बीपीएससी आप देने जाते हैं तो हम इसमें से जितना, अगर आपका अपना सब्जेक्ट से मान लीजिए 80 क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं कह सकता हूँ कि 70 क्वेश्चन मैं दिला दूंगा। ये मैं वादा कर सकता हूँ। अगर जिनका अपना जैसे है पेपर, या 11 का बीपीएससी दे रहा हूं, या 9 to 10 का दे रहा हूं, या आप 6 to 8 का दे रहा हूं, सब मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन आप देखेंगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं, और जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे ज्यादा डिटेल नहीं रहेंगे, पहला वीडियो था इसलिए मैंने भाषण दे दिया। अब चलिए थोड़ा डिटेल के साथ चलते हैं। जैसे कि अब देखेंगे भारत की भौगोलिक विविधता, टॉपिक 1 है, अध्याय 1 है। हम चलेंगे, 7 क्लास का है, याद रखिएगा। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी के साथ चलेंगे, थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, और ज्यादातर कोशिश करेंगे आप याद कर सके। जैसे देखिए, यह देश जो है, यह देश मतलब हमारा भारत, अपने भूगोलों के कारण ही अन्य देशों से जो है सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। सही बात है, अलग अलग प्रतीत होता है हमारा देश भारत। और यही इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। ये कहने वाले कौन है? श्री अरविंद जी। समझ गए? और सुनिए, अब चलते हैं चित्र 1.1 देखेंगे। चित्र जो है 1.1 देखिए, और इसमें चित्र के अनुसार आप ये जो देख रहे हैं झरना, ये है जोग जलप्रपात। मतलब कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात जो है, ये आपको दिख रहा है। ये पठार और जलप्रपात पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पठार भी है, जलप्रपात भी है। जलप्रपात की शक्ति को विशेष जो है टरबाइनों के माध्यम से, टरबाइनों के माध्यम से जल विद्युत में बदल जाता है। जल विद्युत में हम क्या करते हैं? बदल देते हैं इसको। मतलब इससे बिजली उत्पादन हम लोग करते हैं, वहां पे बना लेते हैं, टरबाइन बना लेते हैं, टरबाइनों बना लेते हैं, मतलब पुल बना के। अब चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं। अब इस महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ जवाब हम आपको देते चलेंगे, जो कि इस किताब में ही दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, या आपके मन में आता होगा कि भारत की कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या है भाई, है ना? दूसरा पॉइंट आता है हमारे मन में कि भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। ये भी आता है मेरे मन में, एकदम आता होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा जानकारी ले लें कि भारत की जो विविधता कहिए या विविध कहिए, डाइवर्सिटी कहिए, भौगोलिक विशेषताएं जो है हमारे जलवायु, कृषि, जल संसाधन, वनस्पति, जीव जंतु, संस्कृति और जीवन शैली को प्रभावित करती है। सही बात है, हमारी भारत की विविधता, भौगोलिक विशेषताएं हमारे जलवायु, कृषि, जल संसाधन, वनस्पति, जीव जंतु, हमारे कल्चर और जीवन शैली को प्रभावित करती है। ये बात तो सच है, क्योंकि हमारे भारत में केसरिया, सफेद और हरा रंग दिखता है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब हम जब एनसीईआरटी का बुक का पेज पलटेंगे, तो सेकंड पेज में आपको ये सब डिटेल मिलेगा, जिसमें देखिए अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, ये पूछा गया इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी द्वारा पूछा गया, तो बोला गया सारे जहां से अच्छा। कौन बोले सारे जहां से अच्छा भाई? बोले हमारे राकेश शर्मा जी। तो चलिए सुनिए, 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा ने
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की थी। किससे बात की थी? इंदिरा गांधी से बात किए थे। कौन किए थे? राकेश शर्मा जी। कब गए थे अंतरिक्ष में? तो 1984 में। जब 1984 में गए थे तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कहलाए। ये तो बात सत्य है। अब सुनिए कि जब इंदिरा गांधी ने उनसे प्रश्न किया, क्या पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है राकेश जी, तो बोलते हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया, किन्होंने? राकेश शर्मा जी ने दिया। क्या दिया? सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं और आ गए हैं इस दुनिया में, सारे जहां से अच्छा। यह जो है 20वीं शताब्दी की बात है, उसी समय आरंभ हुई। यह प्रसिद्ध कविता की प्रारंभिक पंक्ति है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। तो उसी का लाइन है, सारे जहां से अच्छा। आइए पता लगाएंगे, इसमें पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे भाई? सुनिए, इस पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के मानचित्र का अवलोकन कीजिए। यह सवाल है आपके से। आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है ये बताना है। अब मान लीजिए भारत का मैप रख लीजिए, अवलोकन करते रहिए। क्या आपको पिछली कक्षा में पढ़ाई गई विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, पठार, पर्वत और मैदान स्मरण है, याद है? तो हम याद करेंगे, 6 क्लास का जब टॉपिक पढ़ेगा तो उसमें याद है। लेकिन अभी मैं 7 क्लास का शुरू कर रहा हूं, जिसमें कि हमको 6 क्लास का भी और 8 क्लास का, दोनों के बीच का मर्ज करेंगे। तो 7 पढ़ाने के बाद हम 6 पढ़ा देंगे, 6 के बाद फिर हम 8 पढ़ा देंगे, ठीक है। यही प्लेलिस्ट बना के हम छोड़ देंगे। अब सुनिए कि तीसरा सवाल क्या है कि मानचित्र को जो है, मानचित्र पर अलग अलग रंगों को या अलग अलग रंगों का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है, ये भी मन में सवाल चलता है ना जी। तो संकेत के रूप में देखिए, मानचित्र पर अंकित संकेत सूची प्रत्येक क्षेत्र की ऊंचाई को दर्शाता है। तो कलर जो है हमारी ऊंचाई को दर्शाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे हिमालय देख लीजिए, हिमालय को आप देख रहे होंगे, उत्तरी मैदान को देख रहे होंगे, विंध्याचल को देखिए, दक्कन के पठार को देखिए, पूर्वी घाट को देखिए, पश्चिमी घाट को देखिए, अरब सागर को देखिए, है ना, नीला रंग का दिख रहा है। तो इसी तरह हम चलेंगे। तो इस अध्याय में पढ़ते समय हम बीच बीच में जो भौतिक मानचित्र है उसे देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए मानचित्र से हमें क्या क्या दिखाई देता है, इस हिसाब से हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। अब देखिए, पहला टॉपिक क्या है कि भारत के चारों ओर समुद्र, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत जो होते हैं वो दुनिया की सबसे नई और ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय के दक्षिण में विस्तृत जो उत्तरी मैदान है वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, ये भी बात हम जानते हैं। मध्य भारत का दक्कन का पठार जो है वो ऊंचा और विस्तृत पठारीय क्षेत्र तो है। और सुनिए, पश्चिम और पूर्वी घाट जब जाइएगा तो वहां पे दक्कन के पठार की सीमा बनाता है, दक्कन के पठार की सीमा है, ये बोलिए। और द्वीप समूह जो होता है वो जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये होते हैं। और सुनिए, क्षेत्रफल के हिसाब से हम चलेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये हम जानते हैं, 7वां बड़ा देश है। और एशिया महाद्वीप का भाग भी है, हमारा भारत तो एशिया महाद्वीप का ही भाग है ना जी, ये तो हम जानते हैं। अपने पड़ोसी देश की अगर हम बात करें, भारत की पड़ोसी देश की बात करेंगे, तो पाकिस्तान को रख लीजिए, बांग्लादेश को रख लीजिए, नेपाल को रख लीजिए, भूटान को रख लीजिए, श्रीलंका को रख लीजिए और म्यांमार के साथ मिलकर यह एक बड़ी भूभाग का निर्माण करता है, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो सुनिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप का भाग है, याद रखने वाली बात है। अपने पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मिलकर एक बड़ा भूभाग का निर्माण करता है, जिसे हम भारत उपमहाद्वीप का नाम से हम जानेंगे या जानते हैं, ठीक है। और सुनिए, यहाँ पे पिक्चर में देख लिए, भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से में जो पड़ोसी हमारे हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, याद रखिएगा, और नीचे में हमारा श्रीलंका है। अब इसमें चलते हैं, जानते हैं कि समानतः बात करते हैं, हम भारत के 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। हम भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित करेंगे। महान पर्वतीय क्षेत्र के रूप में बांटेंगे, गंगा सिंधु के मैदान के रूप में बांटेंगे,
मरुस्थलीय भूभाग में बांटेंगे, दक्षिण प्रायद्वीपीय के रूप में बांटेंगे भारत को, और द्वीप समूह के रूप में बांटेंगे। मतलब कि हम भारत के 5 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं, जो कि हमारे भारत के लिए शान की बात है। जैसे कि महान पर्वतीय क्षेत्र है हमारे भारत में, गंगा और सिंधु नदी मैदान क्षेत्र है जिसके कारण हम लोग की पहचान है, मरुस्थलीय भूभाग के कारण भी पहचान है हम लोग का, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भी नाम आता है जिसके कारण हमारे भारत का नाम आता है, और द्वीप समूह का भी है जो कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जो कि हमारे लिए बहुत है। एक और लक्षद्वीप थे जो कि हमारे भारत के हिस्से में से चला गया था, लेकिन देखिए समय आने पे लौट आए। चलेंगे आगे चलेंगे कि इस अध्याय में हम इन भूभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं पर एक विगम बोलिए दृष्टि डालेंगे। विगम दृष्टि मतलब एकदम गहराई वाला, छोटा सा एकदम क्षेत्र से छोटा देखेंगे और उस पर डिटेल गहराई डालेंगे, ये होते हैं। साथ ही यह भी देखेंगे कि इन भूभाग आकृतियों की कुछ विशेषताएं समीप से देखने में कैसे प्रतीत होती है, नजदीक जाकर कैसा लगता है, इसे हम स्टोरी के रूप में भी आपको इमेजिन करवाएंगे। और मैं वादा करता हूं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, स्टोरी याद करवा रहा हूं, तो याद रखिएगा, आपके माइंड के आगे इमेजिन न करवा दिया तो नलिन अकादमी मेरा नाम नहीं। चलिए अब मान लीजिए, अब चलिए हम आपको घुमाते हैं भारत के 5 प्रमुख भाग में। अब 5 प्रमुख भाग में अगर चलिएगा ना, तो आपको सबसे पहले महान पर्वतीय क्षेत्र चलना पड़ेगा। याद दीजिए, दिमाग में लाइए, महान पर्वतीय क्षेत्र, जैसे हिमालय चले जाइए तो इनमें हिमालय पर्वत और इससे जुड़ी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है। जैसे चले जाइए, एकदम लग रहा हो कि एकदम डीप मेडिटेशन में चले जाइए, और उसके बाद महान पर्वतीय क्षेत्र हिमालय की कल्पना कीजिए पिक्चर को देखकर। ऐसा लगेगा जैसे हम वहां पे देख रहे हैं हिमालय हमारी कैसी है। आपको इमेजिन करिए, आपके माइंड में चल रहा होगा। उसी तरह गंगा की बात करते हैं, गंगा और सिंधु नदी के मैदान की बात करते हैं। क्या गंगा है, यह विस्तृत जो है समतल मैदान है, समतल मैदान में विस्तृत होता है और उपजाऊ मिट्टी, नदियों और घनी आबादियों के लिए प्रसिद्ध है हमारी गंगा सिंधु नदी मैदान। सोच रहे हैं, पटना में गंगा है, बनारस में गंगा है, आप हर क्षेत्र में गंगा है। हमारे भारत के लिए गंगा ही तो पवित्र है, क्योंकि गंगा इसलिए पवित्र है क्योंकि गंगा है तभी तो जीवन है। गंगा की नदी सूख गई ना, भारत के लोग विनाश की ओर चले जाएंगे। इसलिए गंगा का होना, इसलिए गंगा को पूजना भी हम लोग के लिए धर्म रूपी है। आप उसे मत मानिए पवित्र, मत मानिए भगवान, लेकिन गंगा को हमारे जीवन का आधार है, इसलिए पूजनीय है वो, इसलिए पूजना चाहिए। चलिए मरुस्थलीय भूभाग की बात करते हैं। मरुस्थलीय भूभाग की बात करेंगे तो मुख्यतः राजस्थान का थार मरुस्थल, जहां वर्षा कम होती है और रेत के टीले पाए जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या राजस्थान है, जाइए घूमिए फिरिए, है ना, थार मरुस्थल घूमिए। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय की बात करेंगे। यह भाग प्रायद्वीपीय पठार से बना है, जिसमें पठार, पहाड़ी और तटवर्तीय मैदान शामिल हैं। समझ गए, क्या शामिल है, तटवर्तीय मैदान भी शामिल है। और बात करें द्वीप समूह की, बात करेंगे। द्वीप समूह क्या है जी, द्वीप समूह भारत के प्रमुख द्वीप समूह है। लक्षद्वीप अरब सागर में, अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वीप का समूह कितने हैं, 2 हैं, एक लक्षद्वीप, एक हमारा अंडमान निकोबार, जो कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप अरब सागर से संबंधित है। क्लियर हो गए। अब उससे पहले भारत के हमारे पड़ोसी कितने हैं, देख लीजिए। पहला में पाकिस्तान को रखिए, दूसरा में बांग्लादेश को रखिए, तीसरा में नेपाल को रखिए, चौथा में भूटान को रखिए, पांचवा में श्रीलंका को रखिए और छठे में हमारे म्यांमार को रखिए। ये भारत के पड़ोसी है भाई। चलिए आगे चलेंगे और इस बात की ध्यान रखेंगे कि अभी इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक जो है कठिन जो वर्णन है वो कठिन है, क्योंकि भारत का विशाल तथा अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। इसका अनुभव शीघ्र ही आपको भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि चलिए भारत की प्राकृतिक सीमाएं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं पढ़ेंगे।
और इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम मजा आएगा। क्या आपको ये पढ़ने में, आपको मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे नलिन अकेडमी के शब्दों से पढ़ने में क्या आनंद आ रहा है, कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे जीवन को बहुत ही सुखमय देता है। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये आप भी जानते हैं। तो चलिए अब चलते हैं भारत की प्राकृतिक सीमाएं और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की बात करेंगे। अब देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है। मतलब अडिग है, वो खड़ी है ना, प्राचीन कहिए, प्राचीन के रूप में खड़ी है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तरी दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है, जबकि थार मरुस्थल और अरब सागर जो है भारत की पश्चिमी सीमा बनाती है। मतलब थार मरुस्थल और अरब सागर जो है वो भारत की पश्चिमी सीमा बनाती है। उत्तरी दिशा में प्राकृतिक रूप से है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। और थार और अरब सागर जो है पश्चिमी सीमा बनाता है। और दक्षिण में जो हिंद महासागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, यह एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित है। क्लियर हो गए? तो दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, ये आप भी जानते हैं। और भी बातें करेंगे और डिटेल के साथ चलेंगे। अब देखिए, भारत की प्राकृतिक सीमाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखिए कि ये प्राकृतिक सीमाओं के हिसाब से देखें तो ये वाला देखिए कि उत्तर वाला क्षेत्र देखेंगे तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो कि एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में भारत की उत्तरी सीमा बनाती है। तो एक अडिग रूप से रहती है, बचाव करती है, इसलिए प्राचीर कहते हैं हम उसको। इन प्राकृतिक सीमाओं की भूमिका क्या होती है तो सुन लीजिए कि जलवायु को प्रभावित करती है। और जलवायु को प्रभावित करती है मतलब हिमालय ठंडी हवाओं को रोकती है, और मानसून जो होते हैं मानसून की वर्षा में सहायक होती है। यही तो काम है हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की। और सुनिए, अब देखा जाए पश्चिमी थार की बात करेंगे तो पश्चिमी जो है वो थार मरुस्थल है और अरब सागर उसी जगह पे है, पश्चिमी क्षेत्र में ही है, जो कि भारत की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है, जो कि आप देख रहे हैं, है ना। अब इसी तरह देखिए, संस्कृति का आकार देती है, सांस्कृतिक रूप से भी आकार हमको ये देता है भाई, या प्राकृतिक रूप से जो कह रहे हैं जिसमें सांस्कृतिक कल्चर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भौगोलिक अलगाव में जो है, अलगाव के कारण क्या होता है कि भारत में विविध भाषाएं हैं, परंपराएं हैं और जीवन शैलियों को जन्म देता है। ये भी बात सही है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इसी आकार के हिसाब से आगे चलेंगे। पूर्वी पूर्वी क्षेत्र में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है मतलब भारत की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, ये भी बात है। और थोड़ा सा और जान लीजिए कि यहाँ पे दक्षिण देखिए, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, जो कि भारत की दक्षिणी सीमाएं का निर्माण करती है। तो दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए, इतिहास पर क्या प्रभाव डालती है ये सब क्षेत्र हमारे लिए, तो प्राकृतिक सीमाओं के आक्रमणों को कुछ हद तक रोकता है और भारत को स्वतंत्र विकास में मदद करता है, ये भी बात सही है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करता है। ये सीमाएं हमारे जल, मृदा, वन और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ये भी हो गए, आगे चलते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या है कि ये भौगोलिक विशेषताएं भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के जो है मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति और इतिहास को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आकार देने में भी क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब और चलिए, आइए पता लगाते हैं, मतलब कि सवाल आपसे पूछा जाएगा, उसका डिटेल हम करेंगे। जैसे आपके दिमाग में आया होगा, क्या आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर अपना पाठ याद है? बताइए, क्या आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर अपना पाठ याद है? याद होना चाहिए, क्योंकि मानचित्र को देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि भारत लगभग किन अक्षांशों और देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है? बता दीजिए। तो आप इस मानचित्र को देखिए, आप इस मानचित्र के हिसाब से आप देखिएगा तो ये उत्तरी अक्षांश है, और ऊपर जाइएगा तो दक्षिणी अक्षांश है, नीचे जो है उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 सेकंड, है ना। तो ये इस तरह से हम याद करेंगे। लेकिन आगे चलिए, तो उत्तर सीमा में पूछेगा और दक्षिण सीमा में पूछेगा। दक्षिण सीमा और उत्तर सीमा जो है वो है उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी मतलब दक्षिण सीमा जो है उत्तरी अक्षांश में ही होगा। ठीक है, मतलब कि उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो हम बता रहे हैं कि उत्तरी सीमा भी उत्तरी अक्षांश पे, दक्षिणी सीमा भी उत्तरी अक्षांश पे होगा। लेकिन उत्तरी सीमा जो है वो कन्याकुमारी के क्षेत्र को बताता है,
और दक्षिणी सीमा जो है जम्मू कश्मीर को बताता है, याद रखिएगा। लेकिन अक्षांश जो होगा वो उत्तरी अक्षांश ही होगा, जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश उत्तरी सीमा का। दक्षिणी सीमा का क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। चलिए अब इसी तरह हम चलते हैं पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा। पश्चिमी सीमा जो है वो पूर्वी देशांतर में होगा और पूर्वी सीमा भी पूर्वी देशांतर पे। हमारा भारत पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, मतलब पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश पर रखा हुआ है। पश्चिमी सीमा चाहिएगा तो हमको गुजरात आपको रहेगा, पूर्वी सीमा जाइएगा तो अरुणाचल प्रदेश रहेगा, लेकिन जो डिग्री के अनुसार है वो चेंज रहेगा। जैसे पश्चिमी सीमा का अगर पूर्वी देशांतर पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट बताएगा, और पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर बताएगा। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की बात करें। भारत के भौतिक मानचित्र पर उपरोक्त विशेषताओं की पहचान कीजिए। जैसे उत्तर में है भारत महान हिमालय पर्वत श्रेणी, गंगा और सिंधु की बात करें उसका विस्तार मैदान है, पश्चिम में थार मरुस्थल है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, पूर्व में पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, और चारों ओर की बात करें तो समुद्र सीमाएं और द्वीप समूह की बात करता है। ये क्लियर हो गए, समझ गए? तो उत्तर में महान हिमालय पर्वत श्रेणी, गंगा एवं सिंधु का विस्तृत मैदान है, ये सब हम जानते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, आइए अब हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों तक और फिर पूरब की ओर एक साथ यात्रा करेंगे। उत्तर हिमालय गंगा क्षेत्र मैदान है, थार मरुस्थल, दक्षिण पठार और पूर्वोत्तर जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिंद महासागर और द्वीप की बात है ना। अब चलिए आगे, अब देखिए चौथे पॉइंट की बात करें। मानचित्र पर विभिन्न रंग हमें पहले से ही भौगोलिक विविधता का जो है आभास कराता है। मानचित्र की संकेत सूची से स्वयं को परिचित कीजिए और देखिए कि किस प्रकार जो है विभिन्न रंग पृथ्वी को अलग अलग ऊंचाई को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए गहरे भूरे रंग ऊंचे पर्वत को दर्शाता है, याद रखिएगा। पीले और हरे रंग मैदानी भाग को दर्शाता है, और निम्न भूभाग जो होते हैं तथा नीला जो है रंग समुद्र और गहरी जल राशि को दर्शाता है। ये भी बात सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है, आइए पता लगाएंगे। मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई को देखिए। यह जो है विशाल प्राकृतिक प्राचीर के समान जो है प्रतीत होता है। क्या आप मानचित्र को या मानचित्र की संकेत सूची के माध्यम से हिमालय के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं, है ना? अब इसकी बात तो जरूरी है, पूछता ही है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बांट देते हैं। आगे तो 6000 मीटर से लेके जो अधिक होता है या 3000 से 6000 मीटर की बात होती है, तो ये हिमालय के अधिकांश क्षेत्र 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बताए गए हैं, तो ये तो हम जानते हैं। अब 1500 से लेके 3000 और 200 से लेके 1500 मीटर ये पर्वत की तलहटी और मैदानी जो है कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को बताया गया है। 0 से 200 मीटर और समुद्र तल से नीचे ये नदियों के मैदान और तटीय जो भाग है जिसका बहुत कम ऊंचाई पर है, इसको इंडिकेट किया गया है। मुख्य बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य बिंदु क्या है कि हिमालय विश्व की सबसे युवा, और युवा को ही प्राचीर कहते हैं, और ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। नवीन है ना, हिमालय प्राचीर है, नवीन है, मतलब प्राचीन से जुड़ा हुआ जो है बना हुआ एक क्षेत्र है जो कि नवीन कहलाता है, ये बोलिएगा। ऐसा नहीं कि प्राचीर मतलब समझ जाएगा कि हम गलत बताए, नहीं, सही है। तो श्रृंखला में से एक है। यह जो है पश्चिम में पाकिस्तान के निकट जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक जो है फैली हुई है। मानचित्र के अनुसार देखा जाए तो हिमालय की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कई स्थानों पर 6000 मीटर से अधिक है, 6000 मीटर से अधिक है। यह जो है एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर के समान भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा करती है, यह भी क्लियर है। यह जो है पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है। अवरोध के रूप में मतलब रोकने उकने का काम नहीं करती है, मदद करती है। यहाँ अनेक नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि निकलती है जो भारत के
जीवन का आधार है। ये बात तो सही है। इस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई अगर पूछे ना तो 2500 किमी बता देना है। समझ गए? एनसीईआरटी के तहत ही पढ़ रहे हैं तो कोई गलत नहीं पढ़ रहे हैं आप। अब देखिए पुनरावलोकन करेंगे हम। पुनरावलोकन जब करिएगा तो इसे याद करना पड़ेगा। जैसे ये भारत है और यहाँ पे चीन है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो हिमालय के किन देशों में फैला है, याद रखिएगा। किन किन मतलब हिमालय जो किन किन देशों में फैला है ये पूछ। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है, एकदम लगता है जैसे आकाश को छू देगी। वास्तव में इसकी कई चोटियां जो है 8000 मीटर से अधिक है, मतलब अधिक ऊंचा दिखता है 8000 से। और इन्हें जो है सामूहिक रूप से 8000 ही कहा जाता है। 8000 छूता है तो 8000 ही लगता है। यह पर्वत श्रृंखला जो है एशिया के 6 देशों जैसे भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई है। भारत में फैली हुई है हिमालय, नेपाल में फैली हुई है भाई, भूटान में फैली हुई है, चीन में फैली है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी फैली हुई है। आप देख सकते हैं हिमालय हमारा कहाँ कहाँ फैला हुआ है। क्या आप विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत का नाम बता सकते हैं? तो हम बताएंगे भाई माउंट एवरेस्ट हमारा ऊंचाई है जो कि 8848.86 मीटर है। मतलब कि आप इसे 8849 भी बोल सकते हैं या 8850 भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा इतनी हाइट है इसकी। चलिए अब सुनिए, बात करते हैं गर्मियों में पर्वत पर जमी बर्फ पिघलती है और यही सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का प्रमुख जल स्रोत बनाती है। यही गर्मियों में पिघलता है भाई, देख रहे हैं, जो कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो कि जीवन दायिनी नदी कहलाता है। ये नदियां और उनकी सहायक नदियां लोगों को पानी योग्य जल और कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराती है और करोड़ों लोग का जीवन सुगम बनाती है। याद रखिएगा। चलिए ये बात तो सत्य है। अब देखिए इसी में और पॉइंट चलते हैं। इसलिए कभी कभी हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर कहा जाता है। एशिया का जल शिखर भी कहते हैं हम लोग, एनसीईआरटी के तहत है। हिमालय अनेक संस्कृतियों और आस्थाओं का केंद्र है, जैसे केदारनाथ धाम, बौद्ध मठ, हिमालय मठ। यहाँ देखिएगा इन पर्वतों को जो है पावन माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और पवित्र तो मानेंगे ही भाई। यहाँ जो है अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण भी हुआ है, दम हुआ है, क्योंकि पवित्रता के कारण हम लोग यहाँ पे ईश्वर का आशीर्वाद समझते हैं। क्योंकि ये सब जो है बिना ईश्वर के आशीर्वाद से ये इतने सारे हिमालय और ये प्राकृतिक हमें नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नहीं दिखेगा। जिसके कारण ये तीर्थ स्थल जो है आज भी संपूर्ण विश्व से संतों, महात्माओं तथा अन्य आध्यात्मिक साधकों अध्ययन, अर्चना और साधना के लिए आकर्षित करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे चले संक्षेप में बात करते हैं। संक्षेप में क्या है सुनिए। हिमालय भारत के भौगोलिक, जलवायु, नदियों और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का आधार है। यह हमारे देश के लिए प्राकृतिक का अनुपम उपहार है। भागीरथी नदी की बात करेंगे, जो कि गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। भागीरथी नदी का उद्गम हम जानते हैं गंगोत्री हिमनद से लेके गौमुख में आती है और यहाँ पे भागीरथी बन जाती है, जो कि भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, जिसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, और आगे चल के गंगा में मिल जाती है। अब सुनिए इसका पॉइंट में। भागीरथी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह उत्तराखंड में गौमुख मतलब गाय के मुख जैसा निकलती है, याद रखना है। यह गंगोत्री हिमनद का मुहाना है, याद रखिएगा। और गंगोत्री नदी जो है भारतीय हिमालय की सबसे बड़े हिमनद में से एक है, ग्लेशियर में से एक है। इसे हम पवित्र माना जाता है, हम इसे पवित्र मानते हैं, माना जाता है। यह असंख्य तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। गौमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा पथ है, जिसे ट्रैकिंग भी कहा जाता है। अगर बात करें गौमुख की बात करें, गौमुख जो है एक पवित्र तीर्थ और ट्रैकिंग स्थल है, याद रखेगा। याद रखें कि जहां से गंगा निकलती है वहां का नाम गौमुख है। गौमुख गंगोत्री, देख रहे हैं आप गौमुख को, गौमुख गंगोत्री हिमनद का मुहान है, याद रखना है। यह स्थान जो है या स्थल कहिए धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। यहाँ से भागीरथी नदी का यात्रा आरंभ होता है और गौमुख तक पहुंचने के लिए पहाड़ी ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ तक पहुंचना है तो पहाड़ी ट्रैक कीजिए, अन्यथा नहीं पहुंच पाइएगा यहाँ पे। अब सोचिए
अब बताइए कि गौमुख कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी किससे निकलती है, और गंगोत्री क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए नदी जीवन, नदियां जो है जीवन है, इन्हें बचाएं और भविष्य बचाएं, ये तो बात सत्य है, क्योंकि भागीरथी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, मतलब भागीरथी, और यह गौमुख उत्तराखंड से निकलती है। गंगोत्री हिमनद इसका स्रोत है, और यह हिमालय के प्रमुख हिमनदों में से एक है। यह पवित्र नदियों और अनेक तीर्थ स्थलों से जुड़ी हुई है। हमारी सीख क्या बताती है कि हमारे जो पर्वत है या पर्वतों की बर्फ और हिमनद हमारे जीवन दायिनी नदियों को जन्म देता है। हमें यह जल स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए, यही हम लोग को सीख होनी चाहिए। अब हिमालय के निर्माण कैसे हुआ, इस रोचक कथा की हम चलिए बात करते हैं और कहानी के साथ चलेंगे। एक रोचक कथाओं के अनुसार हम समझेंगे। जैसे यूरेशिया, यूरेशिया आप देख रहे हैं ऊपर है, भारत हमारा ये है, ये गोंडवाना भूभाग है, गोंडवाना भूभाग है, इधर अफ्रीका है ना। ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले की बात हो रही है, और ये जो था 10 करोड़ वर्ष पहले, जब भारत बना तो उस समय 5 करोड़ वर्ष पहले था। समझ गए। ये टकराव के बाद प्रारंभिक अवस्था के अनुसार ये भारत ऐसे बन गया, पर्वत हो गया। भूमि जो है सिलवटादार होकर ऊपर उठने लगा, यही था हमारा भारत का ये एरिया। फिर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, देख रहे हैं हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो भारत में यूरेशिया की ओर यात्रा जब करते हैं तो हमारे क्या क्या क्षेत्र में बदलाव आया इतने वर्षों में हम देखें। अब इसमें रोचक कथाओं के अनुसार सुनिए। बहुत समय पहले भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, ये बात तो सत्य है। और सुनिए, जहां उसका पड़ोसी जो है अफ्रीका था, जब हम पड़ोसी हमारा अफ्रीका था, कालांतर में यह भूभाग अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा, उत्तर की ओर बढ़ने लगा था, नॉर्थ की ओर। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व यह यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया था, मतलब अफ्रीका से हटके यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया और उससे टकरा गया, मतलब उससे जाके टकरा गया। जैसे ही भारतीय भूभाग में यूरेशिया को ढकेला, उनके बीच की भूभाग जो है सिलवटादार हो गया, मतलब अनिवलित हो गया और ऊपर उठने लगा। टकराएगा तो ऊपर उठने लगेगा ही। ठीक वैसे ही जैसे कालीन को धक्का देने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती है, जैसे कालीन को लिपटते हैं या चादर को या जो भी है तो होने लगता है। इसी प्रकार विशाल हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ। क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखिए और भी बातें करें, आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे। आश्चर्यजनक रूप से भारत आज भी बहुत धीमी गति से प्रति वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है, एशिया की ओर ही जा रहा है, जो कि आपके बालों के बढ़ने की दर से बहुत धीमी है। जैसे बाल बढ़ते हैं उसके धीमी है। इसका मतलब कि हिमालय प्रति वर्ष धीरे धीरे लगभग 5 मीटर की दर से ऊंचा हो रहा है, और एक सहस्त्राब्दी में जो है इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है। समझ रहे हैं धीरे धीरे कैसे पृथ्वी विनाश होने जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा है, और कैसे एक जगह जो है ऊंचा हो जाएगा और फिर पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगा भविष्य में, और तब समझिए एक नया जन्म होगा पृथ्वी का, जिसमें नए लोग, नए युग आएंगे, जिसमें कलयुग के बाद अंत होगा। समझ गए। ऐसे ही भविष्यवाणी नहीं की जाती है, और ऐसे ही भागवत में या आपको महाकाव्य में आपको देखने को मिलता है, और जो कि ऋषि मुनि जो हैं वो सत्य ये सब लिख के गए हैं। आप नहीं तो खुद पढ़ के जाइए, प्रूफ आपके सामने है। अर्थ को अनर्थ ना लेंगे, किसी भी किताब को पढ़ते हैं उसका मतलब समझिएगा, इसे अनदेखा ना करें। हिमालय शब्द जो है संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, हिम अर्थात बर्फ और आलय अर्थात मतलब निवास या गृह से मिलकर बना। तो हिमालय हमारा बर्फ और निवास से बना है, घर से बना है, मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। दम होता है भाई, हिमालय जो है बर्फ का घर है। अब हिमालय के पर्वत श्रेणियों के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। जैसे हमारे भारत की बात करें, कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई जो है 8586 है, मतलब 8586 मीटर ऊंचा है। और माउंट एवरेस्ट जो है हमारा 8848.86 मीटर है, ये भी हम जानते हैं। और सुनिए, हिमाद्री की बात करें तो हिमाद्री को बृहद हिमालय कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक ऊंचाई और सर्वाधिक विकट होता है, याद रखिएगा। जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे गगनचुंबी पर्वत शिखर स्थित होता है। गगनचुंबी पर्वत शिखर सबसे ऊंचा ये होता है। यह क्षेत्र जो है संपूर्ण वर्ष हिमाच्छादित
रहता है, हिम से मतलब घिरा रहता है, छत से बना रहता है। यहाँ जीवन अत्यंत कठिन है तथा यहाँ मानव बस्तियां अधिक नहीं मिल सकती, मानव बस्तियां अधिक नहीं है, यहाँ पे मिल ही नहीं सकता। तो विश्व के गगनचुंबी शिखर जो है हिमाद्री की प्रमुख विशेषता होती है, याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे हिमालय के लघु हिमालय की बात करेंगे। यह बृहद हिमालय की दक्षिण में स्थित है। बृहद मतलब बड़ा, महान के दक्षिण में जाइएगा। इसकी जलवायु जो है समशीतोष्ण है, जो समृद्ध जैव विविधता और मानव निवास के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, और सुनिए, नैनीताल और मसूरी जो कि उत्तराखंड का है, दार्जिलिंग मतलब पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन जो स्थल है इसी क्षेत्र में स्थित है, याद रखने वाली बात है। अब हिमाचल क्षेत्र के लोकप्रिय पर्वतीय जो पर्यटक स्थल है उसकी हम बात करें तो नैनीताल चले जाइए, उत्तराखंड में आपको ये मिलेगा, जो कि नैनी झील के किनारे बसा हुआ जो है सुंदर शहर कहा जाता है। मसूरी जाइएगा तो उत्तराखंड में ही है, जो कि पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले स्थल है। दार्जिलिंग की बात करें जो कि पश्चिम बंगाल में है, जो कि खूबसूरत चाय बागानों और टॉय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है। शिमला की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, जो कि हिमालय के या हिमाचल की राजधानी और प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये सब क्षेत्र में आप जा सकते हैं, चाहे परिकल्पना करिए और एक कल्पना के रूप में आप अपने आप में इमेजिन कीजिए, आप वहां भी घूम के आ सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको एक बार पढ़ा हुआ चीज अगर मेडिटेट करते हैं या साधना रूपी बैठते हैं तो आपको सारा चीज याद होगा और आप में शक्ति, पावर भी बढ़ती है और मन को शांत रखता है। अवश्य करेंगे, जितने भी छात्र हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, अवश्य काम करेगा। आप 1 महीने ये प्रोसेस करके देखिए, मेडिटेट कीजिए, डेली 10 मिनट बैठिए, आपका देखिएगा जितना स्मरण शक्ति कमजोर आपको लग रहा है ना, दवाई खाने की आवश्यकता नहीं होगी, साधना में बैठने से आपका स्मरण शक्ति वापस आएगा। कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहिए। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर का नाम जपा कीजिए, नहीं तो अगर बौद्ध को मानते हैं तो बौद्ध को जपा कीजिए। लेकिन याद रखिए, जो अध्यात्म का ज्ञान दे रहा हो उनका माला अवश्य जपेंगे। चलिए जानकारी की बात करें, हिमालय भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरात बोल रहा हूं, क्षमा चाहते हैं, लगता है मेरा ही मेडिटेशन की आवश्यकता है ना। चलिए, हिमालय जो है, हिमालय भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। हिमालय इस क्षेत्र में है तथा इसकी अगर लगभग देखा जाए तो 2400 से लेकर 2500 मीटर लंबी बताई जाती है। हिमालय पर्वत की श्रेणियों की बात करेंगे, जिसमें से और भी जो श्रेणी है, जैसे तीसरा पॉइंट है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां जिसे वाहम हिमालय कहते हैं या वाह हिमालय कहा जाता है, बाहरी हिमालय, यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला बनाती है, सबसे निचली श्रृंखला है, बाहरी है, जिसमें घुमावदार पहाड़ियों और घने जंगल आपको मिलेंगे। इसमें घुमावदार पहाड़ी मिलेंगे और घने जंगल मिलेंगे, जो कि जानवर भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। अब देखिए, शिवालिक पहाड़िया में यह जो है गिरिपाद वन्यजीव से जो है समृद्ध है, जो हिमालय और गंगा के मैदान जैसे उत्तरी मैदान भी कहा जाता है। तो हिमालय और गंगा के मैदान के बीच ये एक तरह से संक्रमण क्षेत्र है के रूप में कार्य करती है। इसमें हम लोग को बहुत सारे खनिज की भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसका अभी तक हम लोग बेहतरीन आप इस वन को समझ सकते हैं। शिवालिक पहाड़ियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आइए पता लगाते हैं, जो सवाल हमेशा पूछते हैं, क्या आप हिमालय के विभिन्न भागों में स्थित राज्यों के नाम ज्ञात कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? इस अभ्यास के लिए भौतिक और राजनीतिक दोनों मानचित्र की सहायता ले सकते हैं या सहायता लीजिए। तो देखिए, हिमालय के नाम और राज्य की बात करें तो बृहद हिमालय की बात करें, लघु हिमालय की बात करें और बाह हिमालय की बात करें, जिसे शिवालिक के नाम से जानते हैं, हिमाचल के नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और ये बृहद हिमालय जो है जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के हिस्से को कहा जाता है। और हिमाचल कहा जाता है, मतलब लघु हिमालय कहा जाता है जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल मतलब दार्जिलिंग क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा, उसी क्षेत्र में है। अब है बाह हिमालय जिसे शिवालिक बोलते हैं, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये जम्मू कश्मीर जो है आपका हर जगह है, हिमाचल प्रदेश हर जगह है,
बस उसमें उत्तराखंड आ गया है शिवालिक में, लेकिन और लघु हिमालय में उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये सब आ जाएंगे। और बृहद हिमालय में उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आ जाएंगे। क्लियर हो गए। चलिए अब इसे अनदेखा ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि इससे सवाल पूछता है आपका। क्यों पूछता है? चलिए हिमाचल प्रदेश के काठकुनी घर की बात करते हैं, जैसे घर कैसे बनते हैं। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को काठकुनी या धज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। इस तरह का घर वहां बनाना आवश्यक होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर और लकड़ी के संयोजन का निर्माण किया जाता है। लकड़ी के उपयोग किए जाते, जोड़े जाते हैं, जो न केवल घर को गर्म रखता है बल्कि हल्के भूकंप की स्थिति में भी क्षति से बचाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये चीज तो समझ गए, बुरांश हो गए, ठीक है। ये पुष्प है, एक विशेष प्रकार का शीतल पेय बनाया जाता है, ये तो हम समझ गए। चलिए अब बात करते हैं भारत का शीत मरुस्थल की बात करेंगे, ठीक है। अब भारत के शीत मरुस्थल जो है, ये देखिए मरुस्थल की बात करें, शब्द सुनते ही मन में उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है। उष्ण प्रदेश का क्षेत्र चली जाइए, वो छवि आपको बनती है। हालांकि मरुस्थल जो है शीत भी, मतलब मरुस्थल शीत भी होते हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में भी एक ऐसा शीत मरुस्थल है जो कि लद्दाख। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है जहां सर्दियों में तापमान जो है -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और भूभाग उबड़ खाबड़ होते हैं, मतलब जमीन जो है उबड़ खाबड़ होते हैं, जिसमें चट्टानी क्षेत्र, गहरी घाटियां और पेंगोंग, पेंगोंग, गोग है, गोग तसो, तसो का अर्थ होता है झील, तो पेंगोंग तसो जैसे झीलें सम्मिलित होती है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पूरब से जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसमें स्थित है। आगे बात करते हैं। पेंगोंग तसो देख रहे हैं, लगभग इसकी अगर देखा जाए तो 134 किमी बताया जाता है। ऊंचाई जो है 4350 मीटर लगभग बताया जाता है। लद्दाख की गहरी घाटी की बात करते हैं। लद्दाख की गहरी घाटी की बात करेंगे और पेंगोंग तसो झील की बात करेंगे। यहाँ की भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे चंद्र भूमि कहा जाता है। भू भूगर्भ शास्त्री इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जब भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया तो पहाड़ मुड़ गए थे। यह मुड़ा हुआ भाग कभी एक महासागर का हिस्सा था और इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई है। समझ गए? रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई है। जैसे उबड़ खाबड़ चट्टानी भूभाग देखिए, लद्दाख की विशेषता देख सकते हैं आप। अब चलिए भारत के शीत मरुस्थल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो हम पढ़ लिए, है ना। फिर से रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ ये वाला हिस्सा छूट गया था कि लद्दाख की चंद्रभूमि देख सकते हैं, ऐसे ही होता है। अब देखिए चित्र 1.9 की बात करें। हिमालयी लोगों के जीवन में याक जो होते हैं जानवर, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें दूध, मांस, ऊन और गोबर के लिए पाला जाता है और परिवहन के लिए भी उपयोग किया जाता है। परिवहन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूध के लिए इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये जानवर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सोचिए मानव कितना एक अपने जीवन जीने के लिए दूसरे की हत्या करके हम लोग खाते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये कटाक्ष किया जा रहा है या जो किया जा रहा हो, लेकिन सोचने वाली बात है कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की बलि दे देते हैं। चलिए ये सब बातें बाद में किया जाएगा, आगे तो हम जिस पॉइंट से बातें करते हैं उस पॉइंट पे ही हम बात करेंगे। और याद रखिएगा चित्र की बात करें 1.10 1.10 चित्र की बात करेंगे तो लद्दाख में पेंगोंग तसो झील जो है खारे पानी के कारण यह अन्य झीलों से भिन्न होता है। यह खारे पानी से होता है। इसके जल में खारेपन जो खरापन आता है, यह आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से घुली खनिजों के कारण आता है। समय के साथ पवन और वर्षा के पहाड़ों का अपर्दन होता है, मतलब बहता है, बहकर जो इसे जिस आकार में बदल दिया जाता है, मतलब
इसे जो है आकार के रूप में बदलते चल जाता है, एक आकार में नहीं रहता है। और इसे कभी कभी जो है जी आकार में दिखेगा, जेड आकार में दिख जाता है, याद रखना है। कठिन परिस्थितियों में तो कठिन परिस्थिति होते हुए भी लद्दाख हिम तेंदुआ और आइवेक्स और तिब्बती मूग जैसे वन्यजीव जो हैं यहाँ पे उनका घर है, रहते हैं। लद्दाख लद्दाखी लोग जो हैं सदा जीवन जीते हैं, सादा रूप से जीवन जीते हैं। यह क्षेत्र अपने प्राचीन बौद्ध मठों और लोसर और हेमिस महोत्सव जैसे रंग बिरंगे त्योहार के लिए प्रसिद्ध होते हैं, याद रखना है। चलिए, लद्दाख की विशेषता, ठीक है। चंद्र भूमि जैसे हुआ करते हैं, हिमनद है, ये सब जो है। लोसर उत्सव मनाए जाते हैं, हेमिस उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। अब चलिए गंगा के मैदान की बात करेंगे। अब गंगा के मैदान की बात करेंगे तो जैसे ही हम हिमालय के दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों में जो है पहुंचते हैं। यह मैदान जो है भारत के इतिहास और सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण भाग रहा है, भाग रहता है। इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली विशाल नदी जो है पोषित करती है। विशाल नदी है, इसमें बहुत सारी नदियां मिलती है, सहायक होती है, जो इस क्षेत्र के लिए जाल के रूप में एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा होती है हमारी गंगा। गंगा की बात हो रही है तो सिंधु भी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणालियां जो होती है अपनी सहायक नदियों के व्यापक जाल के लिए इस क्षेत्र की जो मिट्टी को खनिज से समृद्ध करती है, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ और कृषि के लिए आदर्श बन जाते हैं। नदियों अपने साथ अनेक खनिज लाती है जो मिट्टी की उपज बढ़ाती है, उपज करती है, जिससे प्रचुर मात्रा में कृषि संभव होता है। सोचिए नदी हमारे लिए कितना है। नदी हमारा देखा जाए तो ईश्वर ही तो है। नदी के बिना तो हम जी नहीं सकते, और नदी को अगर हम माँ मानते हैं तो क्या गलत करते हैं। जैसे माँ हमारे लिए हमें जन्म देती है, 9 महीने रखती है और जन्म देती है, माँ ही पालन करती है जब तक हमें बोलने चलने नहीं आता। तो हमारी गंगा भी तो वही है। उसके बिना ना हम भोजन कर सकते हैं ना कुछ करते हैं, तो गंगा को माँ बोलने में क्या दिक्कत है। सच बात है, जो हमें पाल रही हो, जिस धरती पे हमें पाला जा रहा है, उसे माँ बोल दिया तो क्या गलत है। गंगा को माँ बोल दिया तो क्या गलत है। सिंधु को माँ बोल दिया तो क्या गलत है, हैं? ब्रह्मपुत्रा को माँ बोल दिया तो क्या गलत है, या भगवान ही बोल दिया तो क्या गलत है। क्योंकि इन्हीं के अनुसार अगर नदी सूख गई ना तो हम लोग का जीवन अधूरा है। यही तो बात है, तो मानने में क्या जाता है। नदियां जल विद्युत अपघटन का भी एक स्रोत है, जो भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग है इन मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। इसी के कारण, इस मैदानी क्षेत्र के कारण ही तो कृषि कर पाते हैं। अब मैदानों में आधुनिक कृषि पद्धति की बात करें, दिल्ली का हवाई दृश्य जिसमें ऊपर दाईं ओर यमुना नदी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बहुफसलीय होते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की खेती के लिए काम करती हुई ग्रामीण महिलाएं दिख रही है आपको पिक्चर में। अब चलिए, भारत में उत्तरी मैदानों की समतल भूमि में एक विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित हुआ है। सड़क और रेलवे तंत्र लंबी दूरी तक लोगों और माल की आवाजाही की सुविधाजनक बनाते हैं। जैसे कि आप अतीत के चित्रपट से संबंधित अध्याय में देखेंगे, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा और अन्य नदियों का उपयोग करते हैं, यात्रा और व्यापार के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, या सहयोग के रूप में करते हैं, या सह शब्दावली के रूप से हम लोग जोड़ते हैं। इससे हम लोग का व्यापार होता है, नदी के माध्यम से यात्रा भी करते हैं, घूमते भी हैं। तो गंगा नदी हमारे लिए परिवहन में विविध साधन है। अब इन्हें अनदेखा ना करिए। क्यों नहीं करिए भाई? क्योंकि इसी से सवाल तो आते हैं। भारत में अधिकांश नदियां या नदियों के नाम जो हैं देवियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि रखे गए हैं। जबकि ब्रह्मपुत्रा के नाम का अर्थ जो होता है ब्रह्मा का पुत्र, मतलब भगवान, है ना। मतलब देखिए, सिंधु को मैंने माँ बोल दिया तो ऐसा नहीं कि समझिएगा माँ बोल दिए, ब्रह्मपुत्रा को माँ बोल दिया। मतलब नदी का मतलब हम समझेंगे कि नदी में जो पानी है माँ गंगा का ही तो स्वरूप दिखता है ना। तो इसीलिए मैंने बोला है, ऐसा नहीं है। आप अब इससे अर्थ का अनर्थ मत लीजिएगा, याद करवाने के लिए
गर्मियों से सूखने की अपेक्षा इन नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। सोचिए, सूखने की जगह पे मात्रा बढ़ जाती है। अगर ये मात्रा खत्म हुआ ना तो कलयुग खत्म, मतलब हम लोग विनाश की ओर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। गर्मियों से सूखने की अपेक्षा इन नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा? बताइए। क्योंकि हिमनद तो पिघलेगा ना जी, या पिघलेगा तो पानी बढ़ेगा ना। आइए पता लगाते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में प्रकाश के संकेंद्रण पर ध्यान दीजिए, मतलब जो केंद्र है, इस संकेंद्रण का जो केंद्रक जो होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो चलिए देखिए, गंगा के मैदान का उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र है, उपग्रह से ऊपर से लिया गया चित्र है। चलिए, ये चित्र 1.17 जो देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लकड़ी की डाली पर बैठी उत्तरी मैदान का ग्रे जो है कंगारू है, लंगूर है, सॉरी। ये जो टाइगर आपको दिख रहा है, ये टाइगर है जो कि बाघ को विलुप्त के कारण या कगार पर थे। अब बाघ परियोजना जो प्रोजेक्ट टाइगर चला था, इनके पुनर्वास की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस पे ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए चित्र में दिखाया जा रहा है। अब इसे भी अनदेखा ना करें। भारतीय में अधिकांश नदियों का देवियों के नाम पर रखा गया है, देवियों के नाम पर ज्यादा रखा गया, मैंने बोला था। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, है ना, ये सब रखा गया था। ब्रह्मपुत्रा का नाम सिर्फ ब्रह्मा के पुत्र के नाम पर रखा गया था। गर्मी में सूखने की अपेक्षा इस नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है? चलिए, ये सब पिक्चर तो हम देख लिए थे। अब यहाँ पे पिक्चर 1.19 देखिए, मगरमच्छ को देख रहे होंगे। एक वयस्क भारतीय घड़ियाल, घड़ियाल है, मगरमच्छ नहीं है, ये मूस के हिसाब से घड़ियाल है, की लंबाई जो होती है 2.5 से लेकर 4.5 मीटर होती है। यह सरीसृप विलुप्त के कगार पर, मतलब घड़ियाल सही विलुप्त की ओर है। कानूनी रूप से इसका शिकार अथवा इससे क्षति पहुंचाने का जो है, इसे रोका गया है, इसे घोषित किया गया है कि इसे बचाइए, क्योंकि इसका ज्यादा शिकार हो रहा था, मगरमच्छ से ज्यादा घड़ियाल का इस्तेमाल हो रहा था। 1.20 मोर और मोरनी, भारतीय मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन इसका भी शिकार लोग कर रहे थे, इसलिए इसका भी बचाव करना बहुत जरूरी है। भारतीय मरुस्थल और थार मरुस्थल की बात करेंगे, तो अगर हम भारत के मानचित्र पर पश्चिम की ओर बढ़े तो आपको एक पीलापन लिए क्षेत्र दिखता है। पीलापन मतलब राजस्थान वाला क्षेत्र को बोला जाता है। यह क्षेत्र जो है थार मरुस्थल है। आपको क्या दिखाई देता है बताइएगा? सुनहरी रेत के टीलों पर एक विशाल विस्तार, उबड़ खाबड़ क्षेत्र और व्यापक खुला आसमान तुमको दिखता है। लेकिन आपको यही सब दिखता है? बताइए जरूर। आइए पता लगाते हैं। पता लगाएंगे कि रेत के टीलों का आकार कैसा होता है। पर्वत चट्टानों से बनती है या बने होते हैं, और उनका आकार जो है स्थिर होता है। आपको क्यों लगता है कि रेत टीलों का आकार भी इनके समान होते हैं, जबकि वे केवल रेत से ही बने होते हैं? है ना, रेत से ही बने होते हैं तो भी लगते हैं। जैसे आप चले जाइए जैसलमेर, स्वर्ण नगरी जैसा दिखेगा, जो कि हमारे भारत के थार मरुस्थल के मध्य स्थित है। जैसलमेर किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। समझ गए? ये देखिए जैसलमेर। हमारे और भी जैसे मरुस्थल हैं, जैसे आप देखा जाए अयोध्या को ले लीजिए, जो भी बने हैं अभी बहुत सारे हमारे यहाँ धरोहर, जो कि हमारे भारत के बड़े बड़े महारथी ने बनाया है, उनको यूनेस्को में दिया ही नहीं गया। अब दिया जाए तो हो सकता है। चलिए रेत के टीले की बात करते हैं। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशाएं रेत को स्थानांतरित कर जो है पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। मतलब हवा से ले जाकर पहाड़ पर एकदम उड़ते हुए जा रहा है और एक पहाड़ जैसा खड़ा हो जा रहा है। कभी कभी टीले जो है 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं, 150 मीटर ऊंचा हो जाता है। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है। इसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है, आपको जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्य में फैला हुआ है। आपको ये दिखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और और सुनिए, मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण एक प्राकृतिक अवरोध
के रूप में कार्य करता है। प्राकृतिक अवरोध का काम करता है, रोधक का काम करता है, अवरोधक का काम करता है, जो मानव और पशु जो आवागमन को बाधित करता है। मतलब दिक्कत तो होता ही, अवरोध तो हो ही जाता है, रुकावट तो हो ही जाता है, और एक मदद भी करता है। ये दोनों, अवरोध का मतलब दोनों समझना है कि कठिनाई है लेकिन हम उसे पार कर जाएंगे। तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ दिन में के समय जो है अत्यधिक तापमान रहेगा और रात के समय अत्यधिक ठंडा हो जाता है। तो जल की उपलब्धता के अभाव के कारण होता है, जल की कमी के कारण हो जाता है थार में। थार में रहने वाले लोग अपनी जीवन शैली को उस स्थान और वहां की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। उसका खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली इन कठोर परिस्थिति है तो उसके अनुकूल कर लिए। जैसे पुष्कर का मेला चले जाइए जिसमें ऊंट विक्रेता होते हैं जो कि थार मरुस्थल की सीमा पर है। अब इसे अनदेखा ना करें, जल संचालन देख सकते हैं आप। जैसे देखिए, मरुस्थल में जल का अभाव होता है, कमी होता है, अभाव मतलब कमी। महिलाओं को प्रयास अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए जो बर्तनों को स्वच्छ करने के लिए पारस्परिक विधि होती है। विधि क्या होती है? विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए जब तक वे साफ ना हो जाएं। धोने के लिए जल में थोड़ी मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधों को जो है सींचने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। मतलब वहां पानी को धो दीजिए तो वही पानी जो बच रहा है उसे पौधे उधे में डाल दीजिए। इसलिए अगली बार जब भी आप नल खुला छोड़े तो थार रेगिस्तान के लोगों को याद अवश्य करें। राजस्थान अपने पारस्परिक जल संरक्षण के उपयोग जिसमें टांका या कुंडी सम्मिलित होते हैं के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं। ये विशेष जल संग्रहण विधियां वर्ष के जल को प्रायः पीने के उद्देश्यों से संचित करती है। ये क्लियर हो गया। अरावली की पहाड़ी की बात करें, आइए पता लगाएंगे। अरावली पहाड़ी की बात करते हैं। अरावली पहाड़ी की बात करेंगे, आइए पता लगाएंगे। आइए मानचित्र पर वापस चलते हैं। थार मरुस्थल से पूर्व की ओर धीरे धीरे अपने रास्ते को देखिए। क्या आपको अरावली की पहाड़ियां दिख रही है? तो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है जो लगभग 2.5 अरब वर्ष जो है पुरानी है। इस पर्वतमाला में अनेक चोटियां और पहाड़ियां हैं। हालांकि इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू होती है जिसकी ऊंचाई बताई जाती है 1722 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 1722 मीटर होती है। लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां जो है 300 से 900 मीटर तक ऊंची होती है। क्या यह रोचक नहीं है कि अरावली में भी स्थित है ना, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में है। तो याद रखने वाली बात है कि अरावली का एक भाग है, याद रखना। माउंट आबू से थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की गाड़ी से यात्रा आपको एक पूर्ण रूप से भिन्न भौगोलिक परिदृश्य में ले जाती है। मतलब कहाँ थार जैसलमेर से चले जाइए फिर अरावली पहुंच जाइए तो अलग हो जाता है, तो चेंज हो जाता है। आइए पता लगाएंगे। पाठ्य पुस्तक के अनुसार दिए गए राजनीतिक मानचित्र को देखते हुए चलेंगे और उनकी पहचान करेंगे जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। क्या आप इनमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को देख सकते हैं? ये अरावली क्षेत्र के हिस्से में आते हैं, याद रखिएगा, जो कि धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब सुनिए, अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल को पूर्व की ओर विस्तृत होने से रोकती है, पूर्व की ओर विस्तृत नहीं होने देती है। आप इस विषय को या विषय में आगे विस्तृत से पढ़ेंगे, याद रखिएगा। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबा जैसे खनिजों से भरपूर होने के कारण अरावली की पहाड़ियों
में सदियों से खनन और निर्माण क्रियाकलाप को आकर्षित कर रहा है। जावर में जो है स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से प्राप्त चलता है, या प्रमाणों से पता चलता है, पता चलता है 8वीं शताब्दी पूर्व जो है जस्ता निकालने के कौशल में महारत हासिल करने में भारतीय विश्व जो है अग्रणीय थे। चित्तौड़गढ़, कुमगढ़ और रणथंभौर की बात करेंगे। यहाँ पे जैसे ऐतिहासिक किले भी आपको यहाँ स्थित मिलेंगे चित्तौड़ में। सोच लीजिए, ये सब अरावली किले पहाड़ी से गिरे हैं, उसी पे बने हुए हैं, समझ गए। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार की हम बात अब कर रहे हैं, जिसमें उसका पुनः या पुनरा अवलोकन करेंगे। जैसे मान लीजिए पठार वह स्थल रूप है जो अपने चारों ओर की भूमि से ऊंचा होता है, हमारी भूमि से ऊंचा होता है। इसकी सतह जो है प्रायः समतल होती है। इसके कुछ किनारे प्रायः खड़ी और ढाल जैसी होती है। बस इतना ध्यान रखना है। ये प्रायद्वीपीय का बात कर रहे हैं। और प्रायद्वीपीय की बात हो रही है तो देखिए भारत में प्रायद्वीपीय पठार में हमको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को भी रखना होगा। इसमें गोदावरी, कृष्णा नदी और आपको ये सब नदियां आपको दिखेगी, कावेरी नदी दिखेगी, दक्कन का पठार है, ये सब हम पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए भारत में अनेक पठार हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं। ठीक है, त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यह एक बहुत पुराना भूमि संचार भी है। यह क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय कहलाता है क्योंकि यह तीनों ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर द्वारा जल से घिरे हुए हैं। इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहा जा सकता है, इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, यह पठार जो है दो पर्वत श्रृंखलाओं जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। और पश्चिमी घाट अत्यधिक ऊंचा है और प्राचीर की भांति देखा जाता है, तो पश्चिमी तट के साथ फैला हुआ है, मतलब पश्चिमी तट के साथ भी फैला हुआ है, तट भी है वहां पे। यहाँ कई सुंदर झरने भी आपको दिखेंगे पश्चिमी घाट में, जो मानसून और मौसम में इसकी खड़ी ढाल पर बहता है, ढलाई पे बढ़ते रहता है, ढलकों पे बहता रहता है। इसे हम देखा ना करें, इससे सवाल बनते हैं। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यहाँ अनेक नदियां प्रवाहित होती है। यहाँ क्षेत्र जो है जैव विविधता से परिपूर्ण होता है। पश्चिमी घाट के उत्तर भाग में चले जाइए, उत्तरी भाग में सह्याद्री पहाड़ियां जो है वो होता है, इसलिए सह्याद्री पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट को। कभी कभी याद रखिएगा, क्योंकि सह्याद्री पहाड़ी होती है पश्चिमी में, उत्तर के भाग में होता है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में, उसमें भी बांटा गया है। अब चलिए आगे आओ चलते हैं। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत देखा जाए, पूर्वी घाट जो होता है अपेक्षाकृत निम्न और छोटे छोटे पर्वत खंडों में विभाजित होता है। कौन? पूर्वी घाट। ठीक है, जो पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं। इन दोनों पर्वतों श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार है। इन दोनों के बीच में ही, क्योंकि दक्कन का पठार सीमा बनाता है इन दोनों से, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां इस पठार से, या मतलब इस पठार में पश्चिमी से पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर बहता है, वो है कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्या रखना है, ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है और लाखों लोगों को जल प्रदान करती है। आइए पता लगाएंगे, क्या पता लगाएंगे कि पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के भौतिक मानचित्र को देखिएगा और नदी, ये जो नदियां हैं, नदी के प्रवाह की दिशा पर ध्यान दीजिएगा। तो मानचित्र दिया हुआ है पुस्तक के अंतिम में, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी का पुस्तक में। सुनिए, यह पठार खनिजों, वनों, उपजाऊ भूमि में समृद्ध है। इसे हम भौतिक अर्थव्यवस्था के लिए जो है महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस पठार का जो है हल्का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, हल्का ढाल जो है पश्चिम से पूरब की ओर है। चलिए, छत्तीसगढ़ के घने जंगल अनेक आदिवासी समुदाय के आवास प्रदान करता है, ये है ना, आवास प्रदान करता है। तो देखिए पश्चिम से पूरब की ओर है, याद रखिएगा।
इसलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पूरब की ओर बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और महानदी है। और याद रखिएगा, जो पूर्व में बहने वाली जो नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और महानदी का जो है यहां से उद्गम होता है। ठीक है, कहां से? आप बता सकते हैं, पूर्वी घाट से होती है, पश्चिमी घाट से बोल दीजिए, है ना, पूर्वी घाट सेक्टर से बोलिए, जो कि कृषि, उद्योग और पनबिजली के लिए जल उत्पादन करती है। एक बात जानते हैं, गोदावरी, कृष्णा जो मानचित्र हम देख रहे हैं, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी, तो आप ये भी बोल सकते हैं। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जो कि पश्चिम की ओर कौन बहता है? नर्मदा और ताप्ती। पूरब की ओर बहने वाला गोदावरी, कृष्णा और महानदी, जो कि अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां। ठीक है, अब सुनिए, पठार पर स्थित घने जंगल आदिवासी समुदाय की आवास स्थली है, जिनमें संथाल, गोंड, बैग, भील और कोरकू आदि सम्मिलित होते हैं। इन जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैली जो प्राकृतिक से घनिष्ठ के रूप में जुड़ी हुई है, मतलब घनिष्ठता के रूप में जुड़ी हुई है। आइए पता लगाते हैं। आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात राज्यों में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। मतलब कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? झारखंड में फैले हुए, पश्चिम बंगाल में फैले हुए, उड़ीसा में फैले हुए, असम में फैले हुए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, गुजरात राज्यों में फैले हुए हैं। इस पुस्तक के अंत में आप राजनीतिक रूप से मानचित्र जो देखिएगा, देख लीजिएगा, उसमें जोड़ लीजिएगा अपने। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये पिक्चर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश है, जहाँ पे आदिवासी हैं उनका पिक्चर है। गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब क्षेत्रों में है। भारत में पठारों की बात करेंगे। पठारों पर अनेक सुंदर जलप्रपात हैं, क्योंकि यहाँ नदियां जो है असमान और चट्टानी सतहों पर प्रवाहित होती है। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, अपितु जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक होने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा, जैसे कि कर्नाटक का जोग जलप्रपात, जो कि शिव समुद्रम, आप नाम सुने होंगे, शिव मोंगुगा बोला जाता है, जहां से वो शुरू है। शिव समुद्रम नाम सुने होंगे, नदी का नाम, कर्नाटक का ही हिस्सा में हम सुने हैं। लेकिन आप बताइए, शिव मुगुगा है, एक मिनट में, ये इसका नाम जो है, इसको हम अभी छाड़ दीजिए, हम बता देते हैं। हुंडो जलप्रपात जो कि रांची के झारखंड में है, चचाई जलप्रपात जो कि सतना के मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के सतना में है। और जोग जलप्रपात की बात करते हैं तो इसमें जो है लगता है प्रिंट जो है गलत हो गया है, इसकी हम क्लियर कर देते हैं आपको, है ना, क्योंकि जलप्रपात इसका नहीं दिया हुआ है। देखिए, ये जो सही है यहाँ पे सिमोगा है, ठीक है, सिमोगा बोलिए या शिव मोग गुगा बोलिए, ये कर्नाटक में क्षेत्र है, वहां पे है। हमको लगा शिव समुद्रम नदी पे, शिव समुद्रम यहाँ थोड़ी। चलिए आगे बात करेंगे, शिव समुद्रम की बातें करेंगे, अभी जल्द आएगा, समुद्र के बारे में जब पढ़ेंगे। चलिए, अब ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पेरियका नाल, जो कि ये कहाँ है? मुन्नार में, ये मुन्नार है, जो कि केरल का क्षेत्र है, ये आप जानते हैं, जो कि समीप स्थित है। पावर हाउस जलप्रपात ये है, याद रखिएगा। पेरियार है ना, तो पेरियार कानाल बोल सकते हैं, याद रखिएगा। एक पश्चिमी घाट में जाइएगा, तो पश्चिमी घाट में सिंह के समान जो है पूंछ वाला बानर आपको दिखेगा, जिसका नाम है मकाक। पिक्चर में देख रहे हैं, एक सांप दिख रहा होगा आपको पश्चिमी घाट के, या पश्चिमी घाट में किंग कोबरा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें और आपको दिखता है कि पश्चिमी घाट में जब जाइएगा, पाए जाने वाला जो यह जो दिख रहा है आपको, किटवच्छी जो दिख रहा है आपको, जो कीट पतंग को खाता है, यह चिपचिपा जाल का प्रयोग करता है और करके छोटे छोटे कीट पतंगों को पकड़ता है और खा जाता है। अब इसी में देखिए, पठारी क्षेत्र की जो है कोयला की खदानें जो होती है, या मुख्यतः जो होता है, क्या होता है, ये होता है ताप विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण साधन है। और कोयला और जीवाश्म ईंधन है, जिसका उपयोग वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। समझ गए? चलिए, ये पिक्चर हो गए। पश्चिमी तट पर स्थित भारत का वित्तीय
केंद्र है जो कि मुंबई है, याद रखेंगे। अब सुनिए, भारत की अद्वितीय तट रेखा की बात करेंगे। अद्वितीय तट रेखा की बात हम करते हैं। अब देखिए, समझते हैं कि भारत के तटीय रेखाओं पर अनेक सुंदर तट, पुलिन जिसे बोलते हैं, चट्टानी टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों में सुनहरी रेत पाई जाती है, कुछ पर जो है काली शैली या काली शैले पाई जाती है, मतलब काली जैसे पत्थर पाए जाते हैं। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्ति जिसे कोरल रीफ बोलते हैं वो पाया जाता है। तो कई द्वीप घने जंगलों से ढके हुए हैं। भारत के तट जो हैं बहुत ही विस्मयकारी, मतलब रहस्यमयकारी भी कह सकते हैं। भारतीय तटरेखा जो है 7500 किमी से भी अधिक लंबी है हमारी, याद रखिएगा, भारतीय तटरेखा। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्या बात है। तो अपने विद्यालय के मानचित्र वाली जो है स्कूल एटलस को देखिए और भीति मानचित्र को, जो भीति मतलब दीवार पर चिपकाया हुआ मानचित्र को देखकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली 5 नदियों के नाम लिखें। भारत के तटीय राज्य का पता लगाएं और भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तटीय मैदान के मध्य क्या क्या अंतर है, इन पर चर्चा कीजिए। ये सब सवाल आपके मन में आते रहते होंगे जो कि हम आपको क्लियर करते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब ये नदियां तटों से निकट अपने धाराओं को विभाजित हो जाती है तो इन्हें हम क्या कहा जाता है, और कक्षा में हम अपने शिक्षकों से इसके साथ चर्चा करके कैसे पता लगाएंगे, तो चलिए हम बताते चलेंगे इस पे। जैसे हम अब आते हैं पश्चिमी तट की बात करते हैं। तो भारत का पश्चिमी तट की बात करेंगे तो भारत का पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब गुजरात से लेकर केरल तक, जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। तो मतलब अगर मान लीजिए कि गुजरात से केरल के बीच केरल तक जाती है तो बीच में महाराष्ट्र भी आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है, क्लियर हो गए। यहाँ की अधिकांश नदियां जो होती है पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से तेजी से बहते हुए पश्चिमी तटों पर मुहाने, मतलब जहां पे एस्चुरी बनाते हैं, एस्चुरी बोलते हैं, का निर्माण करती है। यह तटरेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ मिट्टी जो बह के आती है, निक्षेपों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी तथा अन्य भू आकृति जैसे संकीर्ण बनाती है, मतलब संकीर्ण खाड़ियां बनाती है, जिसे क्रिकश बोलते हैं, क्रिकश या एस्चुरी आदि बना लेती है। इस तट रेखा पर नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने सबसे बड़े होते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको नर्मदा और ताप्ती में एस्चुरी बनाते हुए दिखेगा या क्रिकश बनाते हुए दिखता है। पश्चिमी तट के भाग को हवा दृश्य लिया गया है, ऊपर से लिया गया है, और पश्चिमी तट घाट के पहाड़ियां जो है अरब सागर के कितने समीप हैं ध्यान दे सकते हैं। अब सुनिए, पश्चिमी तट पर जो है अनेक महत्वपूर्ण पतन और नगर हैं, और यहाँ पे सहस्त्राब्दी बोलिए या शताब्दी बोलिए, इसमें भारत की आर्थिक गतिविधियों का केंद्रक है। इसे आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये गलत लाइन है, चलिए लाइन सही नहीं दिया। अब चलिए बात करते हैं पूर्वी तट की। पूर्वी तट की हम बात कर रहे हैं तो पूर्वी तट जो है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है, ठीक है। मतलब पूर्वी तट कहाँ है, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह बंगाल के इधर है पूर्वी, याद रखिएगा। यह जो है गंगा तट से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। गंगा तट से जाइए कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसमें विस्तृत मैदान और नदियों का डेल्टा है, सही बात है, ये डेल्टा है, जिनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ चिल्का झील आपको मिलेगा क्योंकि उड़ीसा में है, और पुलिकट झील मिलेगा जो कि आंध्र प्रदेश में है। जैसे महत्वपूर्ण लेगुन पाई जाती है, लेगुन झील पाई जाती है। लेगुन एक प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुए झील से बनते हैं। एक तरह से एक अवरोधक है, प्राकृतिक रूप से हुआ झील, कृत्रिम रूप से हुआ मतलब होने वाला नहीं, मानव द्वारा नहीं, प्राकृतिक द्वारा। चलिए, अब जब नदियां अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील या अपने मुहाने पर जमा करती है, तब बनने वाली भू आकृति डेल्टा कहलाती है।
कालांतर की बात करें, समय की बात करेंगे, में से अवसाद एकमात्र ऐसा है कि अवसाद एकत्र होकर त्रिभुजाकार या पंखाकार क्षेत्र का निर्माण करती है। याद रखिएगा, उसी को हम डेल्टा के रूप में कहते हैं। ठीक है, आओ सुन लीजिए। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आदि जैसे नदियां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे यह भूमि कृषि कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त हो जाती है, बन जाती है। भारतीय द्वीप समूह की अब बात करेंगे। अब आ गया द्वीप समूह, इसकी बात करेंगे। अब आ जाइए, भारत की मतलब द्वीप समूह देखना है तो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह भारतीय द्वीप समूह कहते हैं, जो कि भारतीय भू अधिकार का क्षेत्र है, मतलब भारत का अधिकार का क्षेत्र है, जो कि भारत ने दो प्रमुख लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब में स्थित है, अरब सागर में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वीप समूह है क्या? द्वीप समूह है तो अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन द्वीपों में अनेक अद्वितीय वन्यजीव, सुंदरवन मतलब सुंदर वन कहिए, सुंदर तट कहिए, प्रवाल भित्तियां और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कई प्राचीन जनजातियों ने हजारों वर्ष पूर्व इन द्वीपों को अपना आवास बनाया था। पहले इसे आवास बनाया गया था। लक्षद्वीप द्वीप समूह की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है द्वीपों का समूह है, जो केरल के मलबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। याद रखिएगा, जो कि लक्षद्वीप समूह होता है, जो कि केरल के पास जाएगा, मलबार तट है, वहां पे अरब सागर है, वहीं पे है। यह मूंगे, मूंगे मतलब कोरल, कोरल द्वीप प्रवाल की कहिए, वहां पे मूंगे मिलता है, से बने 36 बड़े द्वीपों का समूह है। मतलब इसमें और 36 बड़े द्वीप समूह है, एक ही नहीं है, 36 बड़े बड़े द्वीप समूह हैं इसी में। अब सभी द्वीप समूहों पर मानव का निवास नहीं है, कोई 36 द्वीपों में मानव नहीं रह सकता। भारत का एक विस्तृत समुद्रीय जल क्षेत्र का नियंत्रण है, जल क्षेत्र पर नियंत्रण है हम लोग का, याद रखना है, जिससे उसे मछली पकड़ने या संसाधनों की खोज और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अवसर मिलता है। समझ गए? यही अवसर हम लोग को मिलता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो इन द्वीप समूहों में 500 से अधिक छोटे छोटे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप जो है सम्मिलित है। मतलब 500 से अधिक ज्वालामुखी होने के कारण अधिक छोटे छोटे द्वीप आपको मिलेंगे, 500। दो अलग अलग समूहों में विभाजित किए गए हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। इनकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, जानने की आवश्यकता आपको दिखेगी। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास नौसेना का देखे तैयारी खुद है ना, एक छोटा सा पतन बना दिया गया है वहां पे। क्या आप जैसे यहाँ पे देखिए, अब चित्र देख रहे हैं 1.39 के बैरन द्वीप पर स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है हवाई दृश्य है। क्या दिखेगा? एक सक्रिय है, एक्टिव है ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर। अब देखिए, ये द्वीपों जो है या द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह है, जो समुद्र पर निगरानी रखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। अंडमान जो द्वीप समूह है इतिहास के रूप में महत्वपूर्ण है। हमारे अनेक स्वतंत्र संग्राम सेनानी को यहाँ सबसे कठोर परिस्थिति में सेल्यूलर जेल जो है नामक कारावास में रखा गया था। सोचिए, इसी जगह इन्हें उनके महान बलिदानों को याद दिलाने के लिए आज भी संरक्षित रखा गया है। यह बलिदान हमारे पूर्वजों ने हमको स्वतंत्रता करवाने के लिए, स्वतंत्र करवाने के लिए दिया था या दिए थे। हम इसके बारे में उच्च कक्षाओं में और चर्चा करेंगे। अब चलिए, यह अगर देखा जाए इसे हम अनदेखा ना करें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कभी कभी सक्रिय होता है, जिससे आकाश में धुआं और लावा फैला जाता है या लावा फैल जाता है। पश्चिम बंगाल और सुंदरबन डेल्टा की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल और सुंदरबन डेल्टा की अगर हम बात करें तो जब हम द्वीपों से वापस हिमालय के पूर्व भाग की ओर बंगाल की खाड़ी
से यात्रा करते हैं तो हमें रास्ते में सुंदर वन दिखाई पड़ते हैं। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां जो अपने पूर्वजों में इस अध्याय में पढ़ा है, मतलब डेल्टा में स्थित होते हैं। जब हम नदियों के पास हिमालय के पूर्व की मतलब पूर्व भाग की ओर बंगाल की खाड़ी में यात्रा करिएगा तो हमें रास्ते में सुंदर वन दिखाई पड़ते हैं। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदी का एक डेल्टा समूह है। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि का अद्वितीय सम्मिश्रण है, मिला हुआ है। इसका लगभग आधा भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में है। यह भी एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियों का आवास है। समझ गए? चलिए अब चलते हैं मानचित्र में डेल्टा को चिन्हित कीजिएगा तो कर सकते हैं। ये आदिवासी देखिए हैं, सेवन सिस्टर, जलप्रपात, मेघालय, शादसुकु, है ना, ये सब का पिक्चर आपको दिख रहा है। चेरापूंजी मेघालय बाएं से दाएं की ओर, ऊपर की ओर दिखा रहा ना। चलिए ये सब तो बाद में। अब चलिए पूर्वोत्तर पहाड़ियों की बात करेंगे। पूर्वोत्तर पहाड़ी की बात करेंगे मतलब पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ियों की बात करेंगे। मेघालय जो है पठार है, आपको देखिए गारो पहाड़ियां मिलेगी, खासी पहाड़ियां मिलेगी, जयंती पहाड़ियां मिलेगी जो कि मेघालय में आपको मिलेगा। ठीक है, आदिवासी भी यहाँ रहते हैं, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। पूर्वोत्तर पहाड़ी यहाँ जो है मानचित्र में देखिए। और अब हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य है। क्या आप मानचित्र पर दिखाए गए गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी को देख सके भाई, इसमें कोई शक तो है नहीं। मेघालय पठार की ये पहाड़ियां अपनी हरियाली, भारी वर्षा, लुभावनी जलप्रपात के लिए जानी जाती है। और भी बातें करें, यह विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है मेघालय पठार, जानते हैं। और सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र से एक और जो इसे जल, अद्वितीय वनजीव और उपजाऊ भूमि के लिए समृद्ध बनाती है या बनता है, याद रखना है। अब इसे अनदेखा ना करने की बात कहते हैं, क्यों? क्योंकि मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित जो खासी पहाड़ी है वहां पे स्थित, एक मिनट रुक जाइए, इसमें इंपॉर्टेंट है, मावलीन है, मावलीन नोंग, ठीक है, मावलीन नोन गांव है मेघालय में। मावलीन नॉनगग है, मावलीन नॉनगग गांव है, एशिया के सबसे स्वच्छ गांव है, गांव के रूप में प्रसिद्ध है। यह रमणीय गांव अपनी स्वच्छता, बांस के कूड़ेदान, पर्यावरणीय अनुकूलन जीवन शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो गांव है अपनी जीवित जड़ों से बने पुल, लिविंग रूट्स पुल जिसे कहा जाता है, के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जो कई वर्षों के दौरान पेड़ों के जड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। समझ गए? यही बात है। अगर आपसे पूछे, अब आगे आप देख सकते हैं पूर्वी जनजाति के शिल्प कौशल के प्रदर्शन किया गया है, लिविंग रूट्स है। आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कि भारत जो है जिस उपमहाद्वीप का अंग है उसे अपना नाम प्रदान करता है। ठीक है, इसमें विविध भौगोलिक विशेषताएं जिसमें बर्फीली हिमालय से लेकर थार मरुस्थल सम्मिलित है ना। याद रखिएगा, मैदानी क्षेत्र को अनेक नदियों द्वारा सिंचा जाता है। यह प्रायद्वीपीय पठार भी है जिसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये सब हम थोड़े से पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हमारा समाप्त हो गया। अब देखिए ये सब जो है छोटे मोटे चीज है। अब प्रश्न आपको दिया गया है कि आपकी राय में भारत की 2 महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता क्या है, अपने विचारों में बताएंगे और क्या क्यों महत्वपूर्ण है ये बताइएगा। चलिए अध्याय 2 शुरू करेंगे, मौसम को समझना, जो कि है ये मौसम को समझना अध्याय 2, जो कि भूगोल का अध्याय 2 है और ये चैप्टर नंबर 2 बोलेंगे जिसमें मौसम के बारे में समझेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।